इसके बाद काशा ने घास के मैदान में कई मरी हुई गायों को पाया और उनमें से हर एक की खाल उतारी गई थी। क्या यह प्रीडेटर का काम है? ध्यान से देखने पर काशा को एक सिगार मिला। लगता है यहाँ और भी शिकारी हैं। कुछ ही देर में प्रीडेटर ने नदी के किनारे काशा के पैरों के निशान देखे। इस समय काशा को यह एहसास नहीं था कि खतरा करीब आ रहा है। अचानक उसने पेड़ पर चाकू के निशान देखे। जैसे ही वह जांचने के लिए आगे बढ़ा, अगले ही पल वह दलदल में फंस गया। फंसे हुए काशा के लिए बाहर निकलना मुश्किल हो गया और तभी शिकारी गाय के शव के पास पहुंच गया। कारशा ने उड़ती हुई कुल्हाड़ी से सहारा लेने की कोशिश की। पहले तो सफल हो गया, लेकिन जैसे ही जोर लगाया सूखी लकड़ी टूट गई। कारशा लगभग फंस ही गया था, लेकिन आखिरी कुल्हाड़ी ने उसे बचा लिया। खतरा टलने के बाद कारशा ने राहत की सांस ली। इसके बाद कुत्ता वापस आया और कारशा को नदी के किनारे भालू दिखाया। चेहरे पर चोटों से लगता है कि यह पहले की लड़ाई में हुई थी। कारशा ने धनुष बाण उठाया, लेकिन वह थोड़ा हिचकिचाया। नतीजतन धनुष की डोरी अचानक टूट गई, जिससे हुई आवाज ने ग्रिजली भालू को आकर्षित कर लिया। कारशा जल्दी से धनुष की डोरी बांधने लगा और ग्रिजली भालू उसके पास आने ही वाला था। संकट की घड़ी में कुत्ते ने कारशा की ओर से ध्यान हटा दिया। पीछे मुड़कर काशा ने पीछा किया, लेकिन तीर धनुष का ग्रिजली भालू पर कोई असर नहीं हुआ। काशा जल्दी से नदी में कूद गया और सूखी लकड़ियों के ढेर में छिप गया। गुस्सैल भालू अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अगले ही पल वह चला गया। काशा ने जब होश संभाला तो देखा कि भालू हवा से लड़ रहा था। जब वह हैरान था, तभी प्रीडेटर ने एक झटके में भालू को मार डाला। इस दृश्य ने सीधे काशा को जीवन पर संदेह करने पर मजबूर कर दिया। डरे हुए काशा ने जल्दी से नदी में कूदकर भागने की कोशिश की और इसी दौरान टर्मिनेटर ने भी काशा की उपस्थिति पर ध्यान दिया। टर्मिनेटर से पीछा छुड़ाने के बाद काशा जंगल में अपने कबीले के लोगों से मिला, जिन्हें डाको ने उसे खोजने के लिए भेजा था, और इस समय डाको रास्ते के दूसरी ओर था। कारशा ने जो देखा वह राक्षस था। उसके बारे में अपने साथियों को बताया, लेकिन किसी ने भी कारशा की बातों पर विश्वास नहीं किया। जिद्दी कारशा वहां से जाना चाहता था, लेकिन उसके साथी उसे रोकने लगे और दोनों पक्षों में झगड़ा हो गया। कारशा ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन कमजोर होने के कारण वह अपने साथी द्वारा काबू कर लिया गया। यह सब कुछ पूरी तरह से आयरन ब्लड योद्धा ने देखा, जिसने एक शक्तिशाली शिकार को खोज लिया। आयरन ब्लड योद्धा स्वाभाविक रूप से इस चुनौती को नहीं छोड़ना चाहता था। उसने छोटे जानवर का उपयोग करके लोगों का ध्यान आकर्षित किया और छोटे भाई ने इसे देखते ही एक तलवार से उसका शिकार कर लिया। कारशा ने अपनी चिंता व्यक्त की, जानवर को सबकी ओर किसने भगाया। छोटे भाई ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और शिकार को उठाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन अगले ही पल 3 लाल बिंदुओं ने उसे निशाना बना लिया, जिससे वह उलझन में पड़ गया। लेकिन तुरंत ही उसे प्रीडेटर ने मार डाला। साथी की मौके पर ही मौत हो गई, जिससे बाकी लोग घबरा गए और सभी की नसें तन गईं। इसी समय सबने देखा कि आयरन ब्लड योद्धा ने तलवार निकाली। एक बार में आयरन ब्लड योद्धा की अदृश्यता टूट गई और उसका अर्ध पारदर्शी रूप उजागर हो गया। एक युवक ने साहस दिखाते हुए आगे बढ़कर चुनौती दी, लेकिन अगले ही पल वह उछाल दिया गया। काशा जल्दी से अपने साथी के शरीर पर चाकू खोजने गया और जब वह रस्सी खोलने की कोशिश कर रहा था, तभी उसके सामने एक और साथी को आयरन ब्लड योद्धा ने मार डाला। इसके तुरंत बाद आयरन ब्लड योद्धा ने एक और को मार गिराया। काशा जानता था कि वह मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए तुरंत पलटकर भाग गया। तेजी से दौड़ते हुए वह झाड़ियों में छिपे अपने साथी से मिला और उसके संकेत पर दोनों ने इंतजार करने का फैसला किया। लेकिन आयरन ब्लड योद्धा की नजर में दोनों की गतिविधियां पूरी तरह से उजागर हो गईं। इसके बाद छोटे भाई को निशाना बनाया गया और मजबूरन दोनों को भागना पड़ा, लेकिन पीछे रह गए छोटे भाई को मार दिया गया। काशा जंगल में दौड़ता गया, लेकिन अचानक जाल में फंस गया। खून के प्यासे योद्धा ने जमीन से लोहे की जंजीर उठाई, जो कि उच्च गुणवत्ता की लग रही थी। उसी समय काशा के पीछे से एक समूह उपनिवेशवादियों का आ गया और फिर काशा को बेहोश कर उनके शिविर में ले जाया गया। काशा के जागने के बाद उसने जल्द ही मोटे आदमी के शरीर पर जानवर की खाल देखी और उसे तुरंत समझ में आ गया कि वे सारे भैंस इन्हीं लोगों ने मारे थे। मोटे भाई ने एक अनुवादक को बुलाया और सवाल किया। सामने वाले ने चमकीले रंग के खून के निशान निकाले और पूछा कि क्या उसके पास कोई आयरन ब्लड योद्धा का सुराग है, और कहा कि वह बदला लेने में मदद कर सकता है। काशा सहयोग करने को तैयार नहीं था और तुरंत नकारात्मक जवाब दिया। हालांकि मोटे भाई ने हार नहीं मानी और पकड़े गए डाकों का उपयोग करके दबाव डाला। अपने भाई को कष्ट में देखकर काशा को सब कुछ बताना पड़ा। इसके बाद उपनिवेशवादियों ने भाई बहन को एक पेड़ से बांध दिया और उनके चारों ओर घात लगाकर बैठे थे, ताकि वे शिकारी को जाल में फंसा सकें। लेकिन पीछे से शिकारी ने पहले ही हमला कर दिया। जब उपनिवेशवादियों को होश आया, तब तक यह जगह उनकी कब्र बन चुकी थी। इसके बाद भाई बहन ने मिलकर देखा कि कैसे आयरन ब्लड योद्धा ने शिकार किया। डाको को लगा कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन काशा ऐसा नहीं मानता था। उसे लगा कि आयरन ब्लड योद्धा को चारे में कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि जब वह खुद जाल में फंसा था तब आयरन ब्लड योद्धा ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसी समय आयरन ब्लड योद्धा गलती से जाल में फंस गया और उपनिवेशवादी खुशी से चिल्लाने लगे कि उन्होंने उसे पकड़ लिया। हालांकि अगले ही पल छूटे हुए आयरन ब्लड योद्धा ने तेजी से पलटवार किया। जब आयरन ब्लड योद्धा का ध्यान भटा हुआ था, पीछे के व्यक्ति ने बारूद की बंदूक से हमला किया, लेकिन आयरन ब्लड योद्धा ने एक शील्ड से तुरंत ही नुकसान को बेअसर कर दिया। लोहे के योद्धा के गुस्से में आने के बाद उसने मारकाट मचा दी। चाहे कितने भी लोग उसके पास आए, उसकी क्रूरता के आगे सब ठंडी लाशों में बदल गए। मोटा भाई बंदूक दस्ते के साथ एक नई लहर का हमला शुरू करता है और भाई बहन भी दोनों पक्षों की लड़ाई के बीच में जल्दी से जमीन पर पड़े जाल से रस्सी को तोड़ देते हैं।
इसके बाद आयरन ब्लड योद्धा ने हथियारों से बचने के लिए निर्देश डाले और जाने से पहले लोगों के लिए एक सरप्राइज छोड़ दिया। सभी लोग उसे देखने के लिए इकट्ठा हो गए, केवल मोटा आदमी ही खतरे को भांप गया। जैसे ही काशा भागा, बम फट गया। भाई बहन अलग अलग दिशा में गए। काशा कुत्ते को ढूंढने के लिए शिविर में वापस गया, जबकि डाको घोड़ा ढूंढने की योजना बना रहा था। जब उसने देखा कि उसका कुत्ता मारा जाने वाला है तो काशा तुरंत आगे बढ़ गया। एक रोमांचक लड़ाई के बाद काशा ने इन उपनिवेशवादियों को सफलतापूर्वक हरा दिया। इस समय घायल हुए आयरन ब्लड योद्धा तेजी से अपनी चोटों का इलाज कर रहा है और काशा भी वही कर रहा है। लेकिन जैसे ही काशा का ध्यान भटका, अनुवादक ने उठा लिया।